ओके मैम। 5 मिनट मैंने दे दिए सब बच्चों को ज्वाइन करने के लिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। कल हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, आज हम माइक्रोबायोलॉजी के लिए चलेंगे आगे। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, यस मैम। हाँ। अब हमें कोई आवाज किसी की नहीं चाहिए, नो डिस्टर्बेंस शुड बी देयर इन क्लास। ओके, now what are microorganisms? I told you the first day, microorganisms are the organisms which cannot be seen by the naked eye. जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें कहते हैं microorganisms. Living things which individually are too small to be seen with the naked eye. है ना, जो बहुत बारीक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं जीव, जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से उसके ग्रुप मैंने बताए थे आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, वायरस एंड पैरासिटिक वर्म्स। बताया था मैंने आपको, पहले ही बता दिया था, कल हमने या परसों ही बात कर ली थी, तो मैंने बता दिया था टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ, वायरस, एल्गी एंड पैरासिटिक वर्म्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने जान लिया, ये माइक्रो, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में जानना, ये जो है इनके बारे में जानना, पढ़ना, समझना, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट टाइम यू माइट बी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें क्या आता है स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, और क्या क्या आता है? फर्स्ट है स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, देन स्टडी ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अमंग द मैनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन सी फील्ड आती है? अगर वायरस के बारे में स्टडी करोगे तो इट इज कॉल्ड वायरोलॉजी, फंगस के बारे में स्टडी करोगे तो इट इज कॉल्ड माइकोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करोगे इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ोगे इट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, और फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में माइक्रोबायोलॉजी होते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी मतलब फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं हमारे खाने पीने में, जैसे आप इडली खाते हो, फर्मेंटेड फूड होता है ना, फर्मेंटेशन, बियर है, चीज है, पनीर है, ब्रेड है, बिना फर्मेंटेशन के बनती नहीं है, तो बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दही भी नहीं जमता है, तो दैट इज कॉल्ड फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और उसके डिफरेंट ये अलग अलग स्ट्रीम है जिसमें आपको पढ़ना है इनके बारे में। Microorganisms and macrobiology continue, two main themes involved in macrobiology. Macrobiology की दो themes है, पहला basic, that is cellular process and processes, and applied, that is concerning agriculture, industry and health. Applied मतलब जो हम agriculture वगैरह के लिए हमारे इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ ये यूज होता है उसके लिए, that is applied microbiology, कहाँ उसको यूज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हमारे जीने के लिए। थीम्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स फील्ड्स है, माइक्रोबायोलॉजी की दो थीम बताई, बेसिक एंड अप्लाइड। बेसिक में बाय ऑर्गेनिजम्स, दैट आर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो हम पढ़ते हैं बेसिक में, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उनको दैट इज कॉल्ड बेसिक स्टडीज ऑफ। बैक्टीरिया आप करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी फंगस का करेंगे, वायरस का करेंगे, पैरासाइट्स का करेंगे, प्रोटोजोलॉजी करेंगे, और माइंड के बारे में, दिमाग का साइकोलॉजी है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे कि कौन से इसके बारे में, तो उसको उस ऑर्गेनिज्म के नाम से, उस बैक्टीरिया के नाम से बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। फिर बेसिक में और बाय प्रोसेस, उसको प्रोसेसेस में कैसे यूज करते हैं, प्रोसेस में माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है बैक्टीरिया में, कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये दीज आर ऑल बेसिक। एंड डिजीज रिलेटेड, अब कौन से डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से एपिडेमियोलॉजी कैसे फैलते हैं, बीमारियां कैसे फैलती हैं, एटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑल दीज डिजीजेस, दिस इज डिजीज रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी। ओके,
देन अप्लाइड में डिजीज रिलेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल, कीमोथेरेपी, ये इन्फेक्शन कैसे होता है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, और कीमोथेरेपी वगैरह, ये सारी अप्लाइड में। एनवायरमेंटली रिलेटेड में एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की, एयर में कौन से ऑर्गेनिजम्स है, कैसे उसको हम कंट्रोल करेंगे, कैसे बीमारियों से बचेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल में फूड एंड बेवरेजेस, फूड मतलब खाने में जो यूज होता है, आपको बताया मैंने, ब्रेड के लिए, केक के लिए, और बेवरेजेस यानी जो पीते हैं आप लोग, बेवरेजेस में बियर वगैरह है, या जो भी पीने की चीजें हैं जिसमें ये यूज होता है माइक्रो। फार्मास्यूटिकल्स मतलब इसमें दवाइयों में भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे पेनिसिलिन है, इट इज अ फंगस बट इट इज यूज्ड इन बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे इसके फील्ड्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जो हमें पढ़ने हैं या जो हमें जानने हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका थोड़ा सा देखेंगे, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टू स्मॉल यानी बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हम पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहा है बंदा, देखिए। जर्म रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, जर्म है वो जो रैपिडली ग्रो होते हैं, फटाफट फटाफट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसका, हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस में हो जाते हैं। लिव इन पॉपुलेशन नॉट अलोन, अकेले नहीं रहते कि आपके बॉडी में केवल एक बैक्टीरिया, ऐसा नहीं देखा जाएगा, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया विल बी देयर इन योर बॉडी। Communities are either swimming freely or attached to a surface biofilm. ये communities are either swimming freely or attached to a surface biofilm. ये communities में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और वो पूरे बॉडी में भी फैलते हैं, या कोई एक जगह पे भी आपको दिख सकते हैं वो। Interact between communities may either be harmful because of waste products. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आप जो फेंक देते हो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और पूरे कम्युनिटीज में भी फैल सकते हैं, पूरी एरिया में। जैसे आप कहीं देखोगे ये झुग्गी झोपड़ी वगैरह एरिया होती है, वहाँ पूरे में बहुत जल्दी फैल जाता है कम्युनिटीज में, वहाँ पे बीमारियां वगैरह कोई भी, क्यों क्योंकि सारे कम्युनिटीज में जुड़ जुड़ के रहते हैं ना, पास पास में, बहुत जल्दी वहाँ हार्मफुल है वो। और वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर डाल देते तो उसमें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरे ग्रो होके फैल जाते। बेनिफिशियल कोऑपरेटिव फीडिंग एफर्ट्स, वेस्ट न्यूट्रिएंट्स, ये कई जगह ये बेनिफिशियल भी है। वेस्ट प्रोडक्ट से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, खाद वगैरह बन जाता है जो यूज होता है उसके लिए। ठीक है। नाउ माइक्रोब्स इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है, हमारे जीवन में वो क्या काम करता है। सम आर पैथोजेनिक, का कोई डिजीज कॉजिंग है, और सम आर नॉन पैथोजेनिक, जो डिजीज कॉजिंग नहीं है, कई हमारे लिए लाइफ में यूजफुल भी है, और कोई हमारे लिए हार्मफुल है, कोई बीमारियां कॉज करते हैं। और सम डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके, उसको जैसे ये आपका जितना भी कूड़ा करकट है, जितना भी घर का कचरा निकलता है, उसको डिकम्पोज करके उसे गैस वगैरह बना के उसको यूज कर लेते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता, गला देता है, और उसे गैस प्रोड्यूस करता है। जो गैस आपके घरों में आती है वो गैस बायोगैस वगैरह कहलाती है। वो उसको डिकम्पोज करके, गंदगी को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए काम आते हैं। प्रोड्यूसेस थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से भी ये होता है। और एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया मस्ट फिक्स CO2 टू लिव, हमारे लिए जो CO2 जो हमको वो क्या करता है, एयर में जो CO2 है वो ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। अगर ये और यूज जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं करते तो हमारी पूरी दुनिया ही कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाती, क्योंकि हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा रहता है, अगर ये बैक्टीरिया वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स में यूज नहीं करते फोटोसिंथेसिस के लिए, और हमें ऑक्सीजन नहीं देते। समझ में आया। और प्ले रोल इन इंडस्ट्रीज, एग्जांपल फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड एसीटोन, ये इथेनॉल वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं फर्मेंटेशन से, ये सारे इंडस्ट्री में जो हमें यूज होते हैं फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड एसीटोन हमें मिलता है। जो आप ये देख रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह सारा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीजें इससे फर्मेंटेशन से मिलती हैं। प्रोड्यूस फर्मेंटेड फूड भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कई यूज होते हैं जो हमारे लिए खाने में, मैंने आपको बताया विनेगर वगैरह बनता है, चीज है, ब्रेड है, इडली वगैरह आप जो खाते हैं, इडली ढोकला, और फर्मेंटेड फूड है सारा, फर्मेंटेशन से होता है, उसको बैक्टीरिया चाहिए पड़ता है फर्मेंट करने के लिए, दही है, ये सारा फर्मेंटेड फूड है। और अचार वगैरह में फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेलुलेज एंड ट्रीटमेंट, इंसुलिन वगैरह बनाने में, दवाई वगैरह बनती है जो इंसुलिन जो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए भी हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे यूज होते हैं। दीज आर द माइक्रोब्स इन आवर लाइव्स, जो हमारे लिए दैनंदिन जीवन में यूजफुल है। माइक्रोब्स इन आवर लाइफ में फूड वाला अभी और बताया मैंने, फूड लैक्टो कोकाई फर्मेंट मिल्क वगैरह जो दूध को फर्मेंटेशन करता है। वाटर ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया यूज होते हैं, सच एज सर्टेन बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द बैसिलस स्पीशीज।
डाइजेस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द वेस्ट, जो वेस्ट में गंदगी में प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया को बहुत सारे जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, बैक्टीरिया जो यूजफुल बैक्टीरिया वो वेस्ट में डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको, ऑर्गेनिक मटेरियल को, और डाइजेस्ट वेस्ट क्विकली एंड कंप्लीटली विदाउट प्रोड्यूसिंग साइंटिफिक सिग्निफिकेंट ओडर्स और नॉक्शियस गैस। और वो ऐसा डाइजेस्ट करते हैं कि उससे सिग्निफिकेंट कोई गंदी बदबू नहीं आती, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, और नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं वो, दे आर नॉन पैथोजेनिक, grow and reproduce quickly and readily in the environment conditions found in the waste disposal system। और जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है उसमें भी वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं क्विकली, और रेडिली इन द एनवायरनमेंट में भी आते हैं, और कंडीशंस को वो डिस्पोजल सिस्टम जो है उसको बराबर बाकायदा अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब वाटर ट्रीटमेंट वगैरह भी कई बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो गंदगी को डिकम्पोज करके उसको क्लीन कर देते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस मीथेन, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है मीथेन बैक्टीरिया से, ठीक है। साइंस लेबोरेटरीज में भी ये कल्चर प्लेट में कल्चर ग्रो करते हैं, ये इसमें यूज होता है। फिर वॉरफेयर एंथ्रैक्स, जो बैसिलस है ये बीमारी कॉज करता है, एंथ्रैक्स जो है वो, उसको भी 1870 में कॉच ने, कल हमने पढ़ा था, उसने फर्स्ट टाइम बताया था कि एंथ्रैक्स बीमारी है जो बैसिलस से कॉज होती है, वो भी हमारे जीवन में बहुत काम में है, यूज होती है, ठीक है। नाउ मुझे आज थोड़ा जुकाम हो गया, आवाज भी मेरी भारी लग रही होगी तुम लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। माइक्रोब्स एंड एग्रीकल्चर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता पड़ती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और हमारे लिए वो यूज होता है, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा तो अनाज नहीं उगेगा। ये देखिए अब इसमें प्रोसेस पूरा दिखाया है। नाइट्रिफिकेशन दैट इज कॉल्ड N2, जो है नाइट्रोजन जो एयर में होता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सम बैक्टीरिया फिक्स N2 और उसके NH3 NH4 अमोनिया बन जाता है ये, और ये नाइट्रोसोमनास जो बैक्टीरिया होते हैं ये NO2 नाइट्रोबैक्टर NO3 रिलीज होता है, ठीक है। ये रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन है, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एग्रीकल्चर में बहुत हेल्पफुल है। रूमेन माइक्रोब्स हेल्प डाइजेस्ट ग्रास एंड हे इन काउज, जो रूमेन माइक्रोब्स होते हैं वो जो ग्रास होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो गोबर वगैरह होता है उसको भी वो करते हैं, शीप का और काऊ का गोबर, उसको भी वो करते हैं उसमें, माइक्रोब्स को हेल्प डाइजेस्ट करने में। साइकिल्स न्यूट्रिएंट CNS causes disease to animals and plants, और ये डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, कई ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड में मैंने आपको अभी बताया था, प्रिवेंट स्पॉइलेज, कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खराब होने से बचाते हैं चीजों को, दैट इज टैम सॉल्टेड फिश वगैरह। असिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, फूड को बनाने में भी काम होते हैं कई ये इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी, नेचुरल गैस मीथेन बनता है, इथेनॉल, बायोफ्यूल, बायो रिमेडिएशन ये होता है। ये सारी चीजें जो हमारे फूड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, माइक्रोब्स एंड द फ्यूचर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे, ये डोंट ईट, ये लिखा है ना, डोंट ईट कुकीज ड्रग्स बिकॉज दे आर रॉ एग एंड कैन कैरी साल्मोनेला, इसमें साल्मोनेला टाइफी बीमारियां होती है, जो गंदगी होती है ना जिससे टाइफाइड होता है, वो बीमारियां भी हो सकती है। अगर आप स्पॉइलेज वाला फूड खाओगे, गंदा फूड खाओगे, खराब फूड खाओगे तो बीमारी भी होगी। माइक्रोब्स एंड डिजीजेस, ये सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स है जिससे डिजीज होते हैं, मलेरिया, हार्पेज, HIV, इकोलाई है, ये डिजीज कॉज करता है। मैट कॉय मतलब गंदी वाली मीट जो होती है, इन्फेक्टेड मीट होती है डिजीज कॉज वाली, अगर आप वो लेते हैं तो उसे मैट कॉ नाम की डिजीज होती है। पॉक्स होता है, ये सारी इबोला है, वायरस है, कोल्ड है। अब ये कोल्ड, अभी सीजन चेंज हुआ तो किसी ने छींका, किसी ने इनहेल किया, फट से वायरस हमारे अंदर, और सर्दी लग जाती है बहुत जल्दी, मौसम चेंज होता है तो बीमारी फट से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। थॉट्स फॉर द डे, अब हमने अभी जो पढ़ा उससे, सो हाउ कैन द माइक्रोब्स बेनिफिट अस इन फूड में, हमारे लिए क्या यूजफुल है माइक्रोब, कैसे हमारे लिए हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, प्रिवेंटिंग डिजीज में कैसे हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करते हैं, एनर्जी कैसे बनाते हैं, और इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, ये अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, Linus systems for scientific nomenclature, each organism has two names, one is genus and one is specific epithet. Scientific names for example इसमें दिया मैंने, italicized और underlined, ठीक है। The genus is capitalized and the specific epithet is with lower case, ठीक है। ये जैसे इसमें दिया इकोला है, इस्चेरिशिया कोलाई, a Latin origin could be as honor for the scientist, a Latin origin जो है इस्चेरिशिया कोलाई उसका ई कोलाई इन द इंटेस्टाइन ये रहता है,
डिस्कवर बाय थियोडोर इस्चरिस, इसलिए इस्चरिस के नाम से, जिसने इसको इन्वेंट किया था, उस साइंटिस्ट के नाम पे ये इकोलाई रख दिया इसका नाम, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एस ऑरियस, इट इज क्लस्टर्ड स्टेफिलो स्पेरिकल कोकाई जो होते हैं, कोकाई मतलब गोल वाले सर्कुलर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बोलते हैं कोकाई, और जो रॉड शेप होते हैं उसको बोलते हैं बैसिलस। तो ये जो स्पेरिकल होते हैं, जो कोकाई होते हैं, कोल्ड कलर कॉलोनीज ऑरियस होते हैं ये, ठीक है। और स्किन में मिलते हैं ये ऑरियस, स्किन इन्फेक्शन के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डोमेन जो मेन है इसका बैक्टीरिया एंड आर्चिया। बैक्टीरिया भी वही माइक्रोऑर्गेनिजम्स, also include fungi, protozoa, algae, virus, multicellular organisms and eukaryotes। इसमें यूकैरियोटिक में आएगा plants, animals, fungi, protists, ठीक है। The water bacteria में prokaryotics has peptidoglycan, cell walls, binary fission, utilize organic, inorganic chemicals और photosynthesis to obtain energy। ये बैक्टीरिया के बारे में बताया। ये बैक्टीरिया इसमें ये कोकाई ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये जो रॉड शेप है ना, ये सारे बैक्टीरिया इसके फॉर्म है, इसमें दिए मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरे दिए हैं। ये जिसके ये फ्लैजेला है वो फ्लैजेला वाले बैक्टीरिया हैं। जो चार में रहते हैं वो टेट्राड बोलते हैं, जो चेन में रहते हैं उसको सेप्टोकोकाई बोलते हैं, ये चेन वाले है ना, ऐसे। तो ये बैक्टीरिया की शेप और साइजेस हैं इसमें बताया मैंने। और एक एरिया मैंने प्रोकैरियोटिक लैक पेप्टिडोग्लाइकन, लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, इंक्लूड मिथेनोजेंस, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स एंड एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में, जैसे ओशन वगैरह होता है ना, उसका जो नमक कंटेंट है उससे भी 1000-200-250% ज्यादा नमक वाला एरिया, मतलब जहाँ पे पूरा नमक ही नमक होता है, वहाँ ये एक्सट्रीम हेलोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थर्मो टेम्परेचर पे वो ग्रो होते हैं, ये दैट दोज आर कॉल्ड एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। ये है, ठीक है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में ग्रो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ यूकारियोट्स, तो इसमें प्रोटोजुआ एक है एंड एल्गे, ठीक है। प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, एब्जॉर्ब्स और इंजेस्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। may move using pseudopods, cilias और flagella, that is called amoeba। अमीबा के बारे में आप तो 10th वगैरह से ही पढ़ रहे होंगे, या 8-9 से आपको पढ़ाया जाता है अमीबा, है ना, पढ़ा होगा आपने, सिंगुलर वन सेल एनिमल, जी यूनिसेलुलर। जी। हाँ, तो आपने पढ़ा है ये कैसे अपना सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फूड बना लेता है, कहीं उसको खाना मिलता है उसको इंजेस्ट कर लेता है और खा लेता है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एल्गी भी है, यूनिसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर भी यूकैरियोट होता है, हैज सेलुलोज सेल वॉल्स इसमें होता है। गेन एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको मालूम होगा प्रोसेस क्या है, जो सन को यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, जिसमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट्स यूज करते हैं, ग्रीन वाला क्लोरोफिल यूज करता है फोटोसिंथेसिस, सन की एनर्जी को अपना खाना बनाने में, ग्रीन प्लांट्स। और ऑक्सीजन हमें देता है उसमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और सन रेज से। प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये एल्गी रहती है, एल्गी मतलब काई जो होती है ना, पानी में जम जाती है, हरी हरी काई हो जाती है ऊपर, नदी में, पॉन्ड में, समुद्र, ऐसे वो हरी काई को बोलते हैं एल्गी, ठीक है। देन फंगस, फंगस इज सिंगुलर फंगस, ये है यूकारियोट्स होता है, ये भी चिटिन सेल वॉल्स होते हैं। फंगल यानी जो फंगस हो जाता है ना, ये आप देखते हो मशरूम, अभी जैसे बारिश वगैरह कभी आ जाती है तो लकड़े पे मशरूम आ जाते हैं, या फिर आप ब्रेड रख दो गीली तो बहुत दिन तक के अगर वो पड़ी रहेगी बाहर तो उसमें फफूंदी लग जाती है, दैट इज कॉल्ड फंगस, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं, फंगाई, फफूंदी लगना। कई दिन तक के आप नहाओगे धोगे नहीं ना, अभी ठंडी आएगी तब लोग 2-4-8 दिन तक के एक्सट्रीम विंटर पड़ता है, कोल्ड पड़ता है, जब लोग नहाते नहीं है तो शरीर पे भी फंगस हो जाता है। बाल नहीं धोगे तो बाल में रूसी हो जाती है, वो डैंड्रफ हो जाता है, दैट इज ऑल्सो फंगस। तो ये फंगल इन्फेक्शन है जो गंदगी में पनप जाता है। Eukaryotes, chitin cell walls use organic chemicals for energy. Molds and mushrooms are multicellular, consist of mycelia, composed of filaments called hyphae। ये hyphae है, इसको बोलते हैं hyphae, डंडी जो होती है इसके hyphae। ये स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, और जब ये रप्चर होते हैं तो पूरे स्पोर्स बाहर एयर में फैल जाते हैं और सबको बीमारियां भी कॉज करते हैं इससे, ठीक है। ईस्ट आर द यूनिसेलर, ईस्ट भी है, ये फंगस ही है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल इसलिए कि उससे ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के फूड में यूज होता है ब्रेड वगैरह बनाने में, ब्रेड, पिज्जा बेस या पाव वगैरह जो आप खाते हो टोस्ट वगैरह, उसमें ये ईस्ट यूज होता है, तो फूड फैक्ट्री में यूज होता है ईस्ट। नाउ व्हाट इज वायरस? टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद लाइट माइक्रोस्कोप। वायरस जैसे बैक्टीरिया होता है वैसे वायरस भी है, लेकिन वायरस उससे भी बारीक होता है, बैक्टीरिया से भी बारीक होता है। एंड इट इज नॉन लिविंग आउटसाइड, जब वो होता है विदाउट होस्ट उस समय वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर पहुंचता है वो अपना एक्टिव चालू कर देता है। जैसे अभी कोरोना वायरस भी है, तो ये बाहर जो आपको एयर में दिखेगा तो वो नॉन लिविंग जैसा ट्रीट होगा, लेकिन जैसे उसको होस्ट मिल जाता है ना, कोई बॉडी मिल जाती है, तो उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको बीमारी कॉज कर देता है।
टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ये दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको चाहिए पड़ता है, या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप वगैरह इसको देखने के लिए। कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए कोर, या तो डीएनए होता है इसमें या आरएनए कोर होता है इसके बीच में, न्यूक्लिक एसिड। कोर इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट, कोट में भी एनक्लोज इन अ लिपिड एनवेलप। ये आपको इसका डायग्राम नीचे में दिखाया है, ठीक है। शीट है, रॉड है, ये इसका है पूरा, ये न्यूक्लिक एसिड बीच में उसका होता है, आरएनए डीएनए। Coat may be enclosed in a lipid envelope. Viruses are replicated only when they are in the living host cell. कहाँ replicate होंगे, कहाँ multiplication होंगे, living host cell चाहिए उसको multiply होने के लिए। जैसे हम बैक्टीरिया को अगार प्लेट में कल्चर करके ग्रो करते हैं ना, ऐसे ये वायरस ग्रो नहीं होते बाहर मीडिया में, ये काय में ग्रो होंगे, एनिमल में। इनको ग्रो करना है तो उसको माउस चाहिए या रैबिट चाहिए या गिनी पिग चाहिए, एनिमल में इसको ग्रो करेंगे, या फिर हमारा ह्यूमन बीइंग का बॉडी चाहिए उसको ग्रो होने के लिए। कोई भी वायरस है वो कल्चर प्लेट में ग्रो नहीं होता, ठीक है। उसको अंडा चाहिए, एग चाहिए पड़ता है ऐसे ग्रो करने के लिए, लिविंग चीज चाहिए उसको, ठीक है। वायरस आर एप्लीकेटेड ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग होस्ट सेल्स। बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज वायरसेस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन कोटिन, जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड है विदाउट प्रोटीन होते हैं, विदाउट प्रोटीन प्रोटीन। पायरन्स उनको बोलते हैं जो इन्फेक्शियस प्रोटीनिशियस पार्टिकल्स होते हैं। तो ये वायरस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आज सुपरफिशियल इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन टू आपको था इसमें, आगे जब आपका आगे आएगा तब इसमें और डिटेल में आप पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स में मैंने आपको बताया था, पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी पे जीते हैं और हमारा खून चूसते हैं और हमारे ही खाना खाते हैं, जो हम खाते हैं हमारा पूरा फूड यूज कर लेते हैं, हमारा पूरा खाना खा लेते हैं वो। दोज आर कॉल्ड, और अपने जीवन अच्छे से जीते हैं, हमारे लिए नुकसान करते हैं, हमें बीमारी पैदा करते हैं। दोज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और उसमें नाम दिया है मैंने, हेलमिंथस है, फ्लैट वर्म्स है, राउंड वर्म्स है। जो आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लोग पॉटी जाते हैं तो बारीक बारीक व्हाइट व्हाइट इल्लियां निकलती हैं पॉटी में, तो वो राउंड वर्म्स होते हैं छोटे छोटे से। वो हमारे पेट का कीड़ा बोलते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, वो गोली खानी पड़ती है एक हफ्ते में 6 महीने में एक बार आपने वो जेंटिल का डोज ले लो, तो ये वर्म्स वगैरह कीड़े वगैरह अपने पेट से मर जाते हैं। पेट में कीड़े होते तो स्किन पे दाग आ जाते हैं व्हाइट व्हाइट वगैरह, है ना। और खाना भूख बहुत लगती है क्योंकि वो हमारा खाना खा लेते हैं, इसलिए। तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे खाने पे जीते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं ये, मल्टी सेलुलर, ये इतने बड़े बड़े भी है, पटार वगैरह बोलते हैं उसको, है ना, ऐसे दिखते हैं। माइक्रोस्कोपिक है ये, इतना बड़ा नहीं होता, बारीक होता है, लेकिन ये पेट में हमारे गंदे फूड जो हम खाते हैं, रास्ता का खाना आप खाते हो ना, गंदी वाला, वो वाला खाने खाने से बाहर के जो है डर्ट वाला, डर्ट डस्ट जम्स वाला जो रोड साइड वाला फूड आपको अच्छा लगता है, दिखते रहता है, ठेले वाला खड़ा है वहां, नाली बह रही है वहां, गंदगी है वहां पे। अब जैसे आप गोलगप्पे वाला खड़ा है, गोलगप्पे है, वो पानी है, पसीना है, गंदा पानी है, वो ऐसे ऐसे करता, पसीना निकालता, नोज ही पोंछता, और फिर वही हाथ से आपको गोलगप्पे दे देता, और आप लोग चाट चाट के खा लेते हो, मजा आती है आपको, है ना। तो ये सब चीजें, गंदगी, गंदा पानी में वो कहाँ से पानी डाल रहा है वो मटके में, कितने महीनों का, सालों का, वो धोता नहीं है, तो वो गंदा पानी, ये सब चीजें, उससे ये कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में वर्म्स चले जाते हैं गंदे पानी पीने से। इसलिए स्टरलाइज वाटर वगैरह पीना चाहिए, गंदा फूड नहीं खाना चाहिए, डस्ट वाला नहीं खाना चाहिए, कंटेमिनेटेड फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आपको इन सब बीमारियों से बचना है तो अपने हैंड वॉश वगैरह करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में, पैर में, वो सारी जगह, पूरे सब जगह ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, हमारी बॉडी में वो घुस जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये हमारा यहाँ पे आज, हाँ हाँ, खत्म हो गया तुम्हारा आज का। मैंने इतना ही मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी था, तो आपका इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यूकेरियोट्स, वर्म्स, पैरासाइट्स सारा बताया। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया था जो मैंने बोला? यस मैम। यस मैम। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम मेरे को कल वाला बता दीजिए, हिस्ट्री। हाँ, एक एक बोलो बेटा, सब अपना माइक ऑन मत करिए क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ बोलो, क्या बोलना है पूछो। रमन कुछ बोलना चाह रहे हो? माइक को अनम्यूट करो। हाँ बोलो शिवम, क्या बोल रहे हो? नो मैम, डाउट नहीं है कुछ अभी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरे को हिस्ट्री पूछनी है एक हाँ बार, बेसिक थोड़ा। बोलो, पूछो। हिस्ट्री मैम मैंने कल ज्वाइन नहीं की थी क्लास, तो समझ नहीं आया मेरे तो को। मैंने पीपीटी भेज दिया है ना बेटा।
पीपीटी भेज दिया मैंने, उसमें पूरे आपको सिर्फ ज्यादा स्लाइड नहीं है, केवल 8 स्लाइड्स हैं, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। उसमें हिस्ट्री दिया है कि कौन से हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है, माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में किसने बताया, कॉच पोस्टुलेट्स क्या है, ये मैंने सारा कल बताया था, है ना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेरेपी बताई थी, सारी कल बता दिया था उसको। आप उसको पीपीटीज रमन को मैंने दिया था, मेल करा था। रमन तुमने शेयर कर दिया बेटा इन लोग के ग्रुप पे? यस मैम, Yes, sir. शेयर करते हैं। हाँ, तो वो आप उसको पढ़िएगा, और मैं आप बोलोगे तो मैं आपको वो लेक्चर भी सेंड कर दूंगी, तो आप सुन सकते हो, है ना। Yes, ठीक है, ma'am. यस मैम। ओके। मैं देखा कोई सुनते ही नहीं हो आप लोग लेक्चर वगैरह, इसलिए मैंने डाला नहीं लेक्चर। देखते कहाँ हूँ आप लोग, लेक्चर नहीं। डालना है। तो मैम नहीं मैम, सुनते हैं, हर लेक्चर सुनते हैं आपका।